आज हम फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टेक्नोलॉजी इज शेप्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स ने इस टेक्नोलॉजी में क्या रोल प्ले किया है। तो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर क्लोजली रिलेटेड, हाउएवर दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Physics find the laws and principles which are working in our universe. Technology uses these laws and principles of physics for practical purposes. Physics का काम है कि इस यूनिवर्स में जो laws हैं, जो principles हैं, उसको find करना, और टेक्नोलॉजीज जो है इन्हीं principles को यूज़ करके हमारे लिए different devices, equipments, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंजन, रेफ्रिजरेटर आर डेवलप्ड आफ्टर द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इंजन और रेफ्रिजरेटर ये फिजिक्स की एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स. इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से इंजन एंड रेफ्रिजरेटर जो है इसको डेवलप किया गया है. स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हेल्प टेक्नोलॉजीज इन मेकिंग मोटर्स. जब हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिस्कवर किया और इसके आपस में रिलेशन को हम समझ गए तो मोटर, जनरेटर और इलेक्ट्रिसिटी वजूद में आई. फिजिकल फिनोमिना इज देयर behind every technology and therefore physics has a key role in the progress of humankind and the improvement of quality of life. Physics and biology are considered different branches of science. How physics links with biology? हमारा अक्सर ये ख्याल होता है कि फिजिक्स और बायो डिफरेंट सब्जेक्ट है, लेकिन इस तरह नहीं है. फिजिक्स और बायोलॉजी एक दूसरे के साथ बिल्कुल एसेंशियल है. किस तरीके से? फिजिक्स हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन द बायोलॉजिकल साइंसेस. ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल इट हेल्प डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है बहुत छोटे लेवल पे जब हम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी फिजिक्स इन्वॉल्व है. इवन के माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ करते हैं वो फिजिक्स की ही ईजाद है. ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल के ऊपर जो हमें नज़र आने वाले वर्ड है उस लेवल के ऊपर इट कैन एक्सप्लेन हीट, वर्क एंड पावर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन बॉडी. इंसान भी एक मशीन की तरह काम करता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ये काम करता है, हर एक बॉडी की पावर है, और ये तमाम जो टर्म्स है हीट, वर्क एंड पावर, ये फिजिक्स की हैं. फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स सच एज एक्सरे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई एंड सिटी स्कैन. फिजिक्स ने बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जिस तरह एक्सरे है, एमआरआई है, सिटी स्कैन है, और ये मेडिकल पर्पस के लिए बहुत यूज़ हो रहे हैं. Medical therapy sometimes directly involve physics. For example, cancer radiotherapy uses ionizing radiations. कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं और उन रेडिएशंस को कैंसर रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. Physics can also explain sensory phenomena. How we hear sound, how the eye detect colors. ये तमाम फिजिक्स ही की वजह से मुमकिन हो. Question 3. Why are measurements important? Measurement is a comparison between an unknown quantity and standard quantity. Standard quantity is called unit. मैंने आपसे कहा था जब हम यूनिट पढ़ रहे थे कि यूनिट असल में क्या चीज़ है. ये एक स्टैंडर्ड है, हम इसको खुद अपने लिए बनाते हैं. जिस तरीके से हमने एक राड लिया और उसे कहा कि ये 1 मीटर है,
तो मेजरमेंट हम उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हर एक चीज़ को मेजर करते हैं। जिस तरीके से मास किलोग्राम में मेजर होता है, लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है और टाइम को सेकंड में। Measurement is important because measurement is an integral part of human race. Without it, there will be no trade, no statistic. First point है, kids try to compare their height, size of candy, size of dolls and amount of toys they have. We measure distances between different cities. We measure values in different experiments. To buy or sell clothes and food items, we measure. It would be difficult for scientists to conduct experiments. Question 4. Why area is called a derived quantity? हमने ये पढ़ा था कि 7 बेस क्वांटिटीज है और बाकी तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं बेस क्वांटिटी से डिराइव होती है। तो एरिया क्यों डिराइव क्वांटिटी है? Area is the multiplication of two base physical quantities, length and width. Therefore, it is known as derived physical quantity. देखें, मैथमेटिकली एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है। लेंथ और विड्थ ये दोनों असल में लेंथ ही है। तो जब लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई होता है तो एरिया आता है, जिसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है। नेम एनी 4 डिराइव यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट्स। नेम ऑफ एनी 4 यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट्स आर स्क्वायर मीटर। एरिया का यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर है, जो दो बेस यूनिट मीटर मल्टीप्लाई मीटर से हमें मिलता है। न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है। ये अभी आप लोगों ने डिटेल से नहीं पढ़ा, लेकिन इतना समझ लें कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है और ये किस बेस यूनिट से बनता है? ये किलोग्राम मीटर और सेकंड -2, यानी सेकंड 2 दफ़ा है इसमें, ये इससे बनता है। क्यूब मीटर वॉल्यूम का यूनिट जो है ये क्यूब मीटर है और इसमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी 3 दफ़ा इसमें लेंथ है, इसलिए इसका यूनिट मीटर क्यूब है। जूल्स ये वर्क का यूनिट है। ये बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-2 से मिलके बनता है। ये आप जिस तरीके से आगे बुक में चलते जाएंगे आपको ये बाकी जूल्स और न्यूटन भी क्लियर हो जाएगा। वाई इन फिजिक्स वी नीड टू राइट अ साइंटिफिक नोटेशन। इस पे भी हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि बहुत बड़ी वैल्यू, इस तरीके से मास ऑफ द मून है, या बहुत छोटी वैल्यू डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस है, इसको बार बार लिखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए एक मेथड बनाया गया है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, जिससे बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को 10⁻⁴ में लिखा जाता है। इन साइंस वन ऑफन नीड्स टू वर्क विद वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। It becomes difficult to write these numbers. For example, the mass of the moon is approximately ये 7 है और इसके साथ 22 zeros हैं। On the other hand, the diameter of the atomic nucleus is about ये पॉइंट, और अब ये हमारे पास 13 zeros हैं। इतनी छोटी वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू है और एक बहुत छोटी, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। To write these data in short form, we use a method which is called scientific notation. In scientific notation, a number is represented as, ये n जो कैपिटल है ये वो नंबर है, m को मेंटिसा कहते हैं, और ये 10 के ऊपर जो छोटा n है ये असल में पावर है। So we can write mass of the moon in scientific notation is 7 multiplied 10 power 22 kilogram and diameter of the nucleus is 1 multiplied 10⁻⁻14 meter.
इसके लिए आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखें जो हमने साइंटिफिक नोटेशन पे बनाई हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट? हाउ लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज आर मेजर्ड? तो लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी वैल्यू है जो हम इस स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, यानी कम से कम कितनी वैल्यू हम इस वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। द लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर, द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑन द मेन स्केल, smallest digit on the main scale divided by the total numbers on the vernier scale is called least count of vernier caliper। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट डिजिट है, ये छोटा सा जो है ये स्मॉल सा जो है, ये बहुत स्मॉल सा, ये हमारे पास मिलीमीटर है। तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट ऑन द मेन जो 1 मिलीमीटर होता है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 है, 10 डिवीजन है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट हमारे पास इसका होगा 1 millimeter divided by 10 is equal to 0.1 millimeter और 0.01 सेंटीमीटर। यानी ये वर्नियर कैलिपर हमें 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर करके दे सकता है। इसी तरीके से लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गेज, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज divided by the total number of division on the circular scale is called least count of the screw gauge। अब इसका लीस्ट काउंट किस तरीके से हम मेजर करते हैं, इसके लिए आप देखें तो इसका ये जो रोटेटिंग स्केल है, ये वाला, ये रोटेटिंग स्केल, इसमें 100 डिवीजन्स होते हैं, और जब ये पूरा स्केल रोटेट करता है तो इस मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर जो है ये हमारे पास इस तरीके से राइट साइड की तरफ मूव करता है, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मिलीमीटर बाय 100, जिससे आता है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से छोटा है। इसका मतलब है कि स्क्रू गेज हमें वर्नियर कैलिपर से भी छोटी वैल्यूज को, लेंथ को मेजर करके दे सकता है। Question 8. How can we find the volume of the small pebble with the help of measuring cylinder? We can find the volume of the small pebble with water is poured in a measuring cylinder and note the volume of the water. Small pebble एक छोटा सा पत्थर जो irregular shape का होता है, उसका वॉल्यूम मेजर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस सिलेंडर में कुछ पानी फिल करें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक फिल हो जाता है, ये 300 है। अब हम इसमें वो पेबल डालते हैं। पेबल डालने के बाद इसका वॉल्यूम यहाँ तक आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले जो वैल्यू है 400 में से इस 300 को माइनस करेंगे, तो ये है इस पेबल का वॉल्यूम, यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब इस पेबल का वॉल्यूम होगा।
तो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पेबल when water is poured in measuring cylinder and noted the volume of the water। पहले जब हम सिलेंडर में पानी डालेंगे तो उसका वॉल्यूम जो हमने 300 सेंटीमीटर क्यूब मेजर किया था वो अपने साथ लिख लेंगे। देन पुट द पेबल इन द सिलेंडर जेंटली व्हेन द पेबल इज कंप्लीटली इमर्स द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज रीड अगेन। पानी का जो लेवल है वो ऊपर हो जाएगा और अब उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास V2 हो जाता है। ये V2 जो यहाँ पे 400 है। तो अब क्या करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, इस V2 में से V1 को माइनस करेंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड हो जाएगा। ये हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हैं।